हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज ये सेशन स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th, चैप्टर नेम इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे कराएंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को करने के लिए अगर आप समझना चाहो तो एक बहुत अच्छी चीज आप समझ सकते हो कि अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया क्लास 10th में, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, तो जो बच्चा साइंस स्ट्रीम लेगा तो क्लास 11th में और क्लास 12th में आपके पास आएंगे एस, पी, डी एंड एफ। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये चैप्टर्स आएंगे क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी, ठीक है ना। तो अगर आपने आज अच्छे से पढ़ लिया है चैप्टर तो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको क्लास 11th और क्लास 12th में जरा भी बेसिक्स की दिक्कत नहीं होगी इन चैप्टर्स में। बाकी क्लास 10th के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि है तो क्लास 10th का सिलेबस, ठीक है ना। चलो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं। पहले क्या था, एलिमेंट्स मिलने शुरू हो गए, ठीक है ना। एलिमेंट्स मिलने शुरू हो गए तो सबने पहला काम तो ये होता है कि नए नए एलिमेंट मिल गए। फिर इसके बाद ये हो गया कि भाई इनको ना अरेंज करा जाए, एक पैटर्न में अरेंज करा जाए। अब आपने कहा सर पैटर्न में अरेंज करने की क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है। तो सुनना, हम आपके घर आए, मैंने कहा यार पानी पिला दो, तो आप सीधा कहां जाओगे, किचन में जाओगे या फिर फ्रिज के पास जाओगे। पहले तो किचन में जाओगे क्योंकि आपको पता है पानी या फिर ग्लास जिसमें पानी भरोगे वो कहां मिलता है, किचन में। हमने घर के अंदर भी चीजों को क्लासिफाई कर रखा है ना कि ये वाली चीज यहां मिलेगी, ये वाली चीज यहां। तो क्लासिफिकेशन मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करना या फिर क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी होता है, जिससे दो फायदे होते हैं। पहला, टू फाइंड इजीली, चीजों को आसानी से ढूंढा जा सके। दूसरा, टू स्टडी प्रॉपर्टीज इजीली, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें भी आसानी से पढ़ा जा सके। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं। मैंने कहा फिश एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है ना। मैंने कहा फिश एक्वेटिक एनिमल है और मैंने कहा स्टार फिश भी एक्वेटिक एनिमल है, या किसी और का नाम लिया और वो कह दिया वो भी एक्वेटिक एनिमल है। तो अगर मैं इन सबको एक्वेटिक एनिमल की कैटेगरी में डाल दूं तो यानी कि इनके कुछ तो पैटर्न या कुछ तो प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो बस यही फायदा होता है क्लासिफिकेशन करने का, क्या, ताकि आप आसानी से ढूंढ सको ये वाला एग्जांपल और प्रॉपर्टी आसानी से समझ सको ये वाला एग्जांपल। और अभी हम सारी चीज क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लो। इन क्लास 9th वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। क्लास 9th में हमने पढ़ लिया हमारे चारों ओर जो मैटर है वो एलिमेंट फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में और मिक्सचर फॉर्म में। दीज एलिमेंट कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। एलिमेंट के अंदर, जैसे मैंने कहा था ये गेट मान लो आयरन का है, लोहे का है, तो इसके अंदर जो सारे एटम होंगे वो आयरन के एटम होंगे। किसके एटम होंगे, आयरन के एटम होंगे, ठीक है ना। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन टिल डेट। आज की तारीख तक कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। जिस दिन ये किताब छपी होगी, मानो ये किताब छपी थी 18 जून 2020, तो इस दिन तक इतने एलिमेंट थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतने एलिमेंट होंगे, हर दिन कोई नया एलिमेंट खोजा जा सकता है अगर किसी ने रिसर्च करी तो, ठीक है ना। आगे, ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है। आउट ऑफ दीज 118 ओनली 94 आर नेचुरल अकरिंग एलिमेंट। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा या जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए एनसीईआरटी सब कुछ है। वो एनसीईआरटी से बाहर अपना पैरामीटर नहीं ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि 94 आपके नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है
बाकियों को सिंथेटिक वे में या फिर मैन मेड प्रोसेस से बनाया गया है, ठीक है ना। चलो कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। एक बड़ा एटम है, इसको आपने टुकड़े कर दिए तो छोटे छोटे एटम में, तो हो सकता है अब इसमें से जो एटम बन जाए वो कोई अलग एलिमेंट बन जाए, ठीक है ना। तो एज डिफरेंट एलिमेंट they were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements। जब इन एलिमेंट की खोज होने लगी तो साइंटिस्टों ने क्या करना शुरू कर दिया, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी पता लगानी शुरू कर दी। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज, उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए इन एलिमेंट्स को। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी, तो फिर वो सोचने लग गए। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक बाग बताता हूं। ये सारे एलिमेंट नेचर में जो प्रेजेंट है, किसी ना किसी प्रोसेस से, किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से बने होंगे, ऐसा है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई ला के यहां पे छोड़ गया, ठीक है ना। अब इन और सारे के सारे किसके अंदर मिल रहे हैं, अर्थ में मिल रहे हैं, यानी कि सबके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जरूर होगी, और सबके अंदर नहीं भी होगी तो कुछ के अंदर तो कॉमन प्रॉपर्टीज होगी। ये सब पता करना शुरू करने लग गए थे साइंटिस्ट। आप चाहो तो मैं सारा डाटा ना पढ़ाते हुए काम का पढ़ा देता हूं, बाकी पढ़ना ऐसे ही है सारा, आपको एज ए स्टूडेंट सब पढ़ना है। अब पहले आ गया डॉर्नर ट्रायड्स, इसे हम कहते हैं त्रिक का नियम। डॉर्नर ट्रायड त्रिक का नियम, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इन्होंने कह दिया, मैं ब्रीफ कर देता हूं, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, मानो ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है। तो इस ग्रुप में भी 3 एलिमेंट आएंगे, इस ग्रुप में भी 3 एलिमेंट आएंगे, इस ग्रुप में भी 3 एलिमेंट आएंगे, और इस ग्रुप में भी 3 एलिमेंट आएंगे। हर ग्रुप में 3-3 एलिमेंट रखेंगे, तभी इसका नाम लगा डॉर्नर ट्रायड, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, वैसे आपको मैं बता चुका हूं क्लास 9th में कि एलिमेंट के बारे में जो सबसे ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी देता है वो होता है एटॉमिक नंबर। लेकिन इन्होंने ट्रायड ने किस पे बेस करा था, एटॉमिक मास पे, और इस तरीके से रखा था, सुनना, मानो ये एक्स एलिमेंट, ये वाई एलिमेंट, ये जेड एलिमेंट, इस तरीके से रखा था कि एक्स प्लस जेड बाई 2 इक्वल टू वाई, मतलब एक्स का मास जेड का मास का एवरेज निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, वाई के इक्वल। अभी मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूं। देखो मान लो आपको 3 एलिमेंट मिले, एक्स मिला 2, वाई मिला 4 और जेड मिला 4 है ना, 6। तो इन्हें इस तरीके से रखा 2, 4, 6, क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ो और भाग 2 करो, 8 भाग 2 दैट इज 4, यही 4 ये रहा। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? बस ये 3 पॉइंट थे डॉर्नर ट्रायड के। क्या? कि उसने 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, दूसरा एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तीसरा एवरेज मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फर्स्ट और थर्ड का जो मास का एवरेज था वो किसके इक्वल था, थर्ड वाले के इक्वल था। सॉरी, फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज था वो किसके इक्वल था, सेकंड वाले के इक्वल था। यही प्रॉपर्टी रख के इन्होंने ये सब कर दिया। देखो जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए का फर्स्ट और थर्ड उठाओ, 14 प्लस 74.9 बाई 2, 4 4 8, 88 98, सॉरी क्या हो गया, अच्छा सही तो है, 4 4 8 9 पॉइंट क्या कर दिया मैंने, 35, ये क्या है, 1 मिनट, 14 74 8 8 भाग 2, ये देखो 100
173 और 177 भाग 2, ये तो सही आ रहा है, ये क्यों सही नहीं आ रहा? फास्फोरस कट्टे यहाँ चेक कर लेते हैं तो कितना जाएगा? 5 6 9 5 14 4 किलो 1 5 6 11 12 के 2 8 किलो 1 3 4 4 2 6 2 8 16। ये क्या हो रहा है? देखो, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज रफली एवरेज हो, रफली, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट उसके आसपास होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट को हम थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं कि इसका एटॉमिक मास इतना होना चाहिए, ठीक है ना। डॉर्बनर ट्राइड के लिए ये वाली टेबल याद रख लेना एज अ एग्जांपल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद आ गए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसे हम लोग कहते हैं अष्टक का नियम। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या कर दिया भाई कि इन्होंने भी पहला पॉइंट एटॉमिक मास के बेस पे बनाया, दूसरा पॉइंट इन्होंने एक ग्रुप में 7 एलिमेंट्स रखे, एक ग्रुप में 7 एलिमेंट्स रखे in such a way that property of first and 8th elements are same। समझ आया? 7 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उनको रखा किस हिसाब से? उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और साथ ही साथ इस तरीके से रखा कि पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाए? सेम हो जाए, पहले और 8वें की सेम हो जाए। इसीलिए इसका नाम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव रखा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव रखा, इसीलिए इसका नाम, ठीक है ना। चलो अब जैसे देखो, अच्छा, और एग्जांपल ले लिया सा रे गामा पाधा नी, फिर आता है सा, तो ये पहला और ये 8वां सेम है ना, सा सा, ऐसा कुछ एग्जांपल है। देखो, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। यानी कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मिलती होगी? फ्लोरीन से, और फ्लोरीन की किससे मिलती होगी? क्लोरीन से। यानी कि ये जो एक कॉलम में आ रहे हैं, इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। इसी तरीके से लिथियम को अगर पहला गिनोगे तो 8वां कौन सा हो जाएगा? सोडियम। बात वही बैठेगी जो हम बता रहे हैं, और यही था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है ना। आप देखो ये पॉइंट देखो, कुछ ये बहुत गजब के पॉइंट है। इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है क्लास 10th आपके लिए कि लॉ ऑफ ऑक्टेव वाला कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम का। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। पहले वाला की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी? 8 से। तो उन्होंने कहा कैल्शियम के बाद ऐसा होना शुरू नहीं हो रहा था। ये याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला, इट वॉज अज्यूम बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट, नो मोर एलिमेंट विल बी डिस्क्लोज्ड फर्स्ट लेटर। उन्होंने ये ऑर्डर अरेंज करके दे दिया, एक में 7 थे तो ऐसे 8 56 एलिमेंट के लिए बना दिया उन्होंने, और उन्होंने ये सोचा कि इन 56 एलिमेंट के अलावा और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन नए नए एलिमेंट पता चलते गए और ये टेबल वॉइड हो गई, खत्म हो गई। ये सब ऐसे, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, और ये वाला क्वेश्चन करना है, समझ आ रहा है? लॉ ऑफ ऑक्टेव, डॉर्नियर ट्रायड, ठीक। डिड डॉर्नियर ट्रायड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ, तो देखो समझ लो,
ये था, और उसका मैंने क्या याद करने का, देखो ये देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम दिख रहा है, और यहां पे देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम देखा, तो है लेकिन पार्शियल वे में है, ठीक है ना। क्योंकि अगला देखो क्या था उसमें, अगला था कैल्शियम स्टोर्नियम बेरियम, इधर आ जाओ, कैल्शियम स्टोर्नियम और बेरियम इसके नीचे होगा, तो आंसर लिखोगे यस, क्योंकि एलिमेंट तो वही हैं, उन्हें तो अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मेंडलीव आए, ठीक है ना, उन्होंने भी एक अरेंजमेंट दिया, वो भी फेल हो गया, ठीक। मेंडलीव में लास्ट में दोबारा बताऊंगा, क्योंकि उसका मेरे लिए अभी कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। मेंडलीव अभी दोबारा बताऊंगा, पहले मैं मॉडर्न बताता हूं, फिर मेंडलीव बताता हूं। जो काम का है आपके लिए वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ ली, पहले मेंडलीव टेबल आता है, फिर मॉडर्न आता है, लेकिन आप मेरा स्टाइल देखना, पहले मॉडर्न पढ़ाएंगे फिर मेंडलीव पढ़ाएंगे, और आपको लगेगा यार ये तो सही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए मैं आपको बता देता हूं पहले करना क्या। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे नंबर 1 की एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। सबसे बड़ा चेंज इन्होंने ये किया, अभी तक जितनी भी टेबल थी वो सारी की सारी एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, लेकिन ये वाली टेबल किस पे थी, एटॉमिक नंबर पे, और यही सबसे सही था, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो एटॉमिक मास नहीं बताता, वो प्रॉपर्टी कौन बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। सबसे पहले आपको ऐसे पता होना चाहिए, देखो ऐसे टेबल याद होनी चाहिए, 1 2 3 चलता रहेगा, 12 13 14 15 16 17 और 18, सॉरी 12 नीचे, 1 2 3 4 5 6 के 1 2 3 18, तो ये सीधी, इसे कहते हैं वर्टिकल, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को कॉलम कह दिया, हॉरिजॉन्टल को रो कह दिया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सीधी खड़ी लाइन कितनी थी, 18, तो 18 कॉलम, अच्छा कॉलम को इन्होंने कहा ग्रुप, और रो को इन्होंने कहा पीरियड। तो 18 क्या है, कॉलम है, खड़ी लाइनें कितनी है 11 18, तो 18 ग्रुप है, ग्रुप का मतलब याद रखना कॉलम, और 7 है रो, रो का मतलब याद रखना पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो आपको ये याद रखना मोटा मोटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी याद नहीं करनी होती है क्लास 10th के बच्चे को, लेकिन कई बच्चे याद कर रहे हैं और कई टीचर याद करा रहे हैं, वो जबरदस्ती है मेरे हिसाब से। अभी 10th क्लास में याद नहीं करनी है, 10th क्लास में याद करनी है, लेकिन कितनी करनी है मैं बताता हूं। 1 और 2 ग्रुप वाले जो एलिमेंट है इन्हें कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। 3 से 12 तक जो है इन्हें कहते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और 13 से 18 जो है इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पहली चीज ये याद रखनी है, सबसे पहले तो वो याद रखना है कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, फिर ये याद रखना है, फिर याद रखना है। डी एंड एफ ब्लॉक ना आपको हैरानी होगी, क्लास 12th का पार्ट है, क्लास 12th का ब्लॉक पार्ट है। पी भी आधा क्लास 12th का है, आधा पी 11th का और एस 11th का है। तो एज अ क्लास 10th स्टूडेंट अगर आप करना ही चाहते हो तो आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनकी एलिमेंट याद कर लो।
पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने का आपको अभी कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आपने साइंस लेनी ना हो, और क्लास 12th में भी डी एंड एफ के एलिमेंट याद करने ही नहीं है। एस के और पी के याद करने अगर कर सकते हो तो, बाकी आपकी इच्छा है। ये देखो ऐसे दिख रहा है ना, ये दोनों हो गए एस ब्लॉक, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अच्छा देखो लेट, ये 1 2 7 एलईटी है ना, और खड़ी लाइन कितनी है 18। तो करना है तो क्या याद करना, और ये पी है। याद करने के अपने बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे ग्रुप 13 के लिए BALGAINTI, ये जो ऐसे दिए ना, इनको याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, 100 से ऊपर वाले आपको याद करने जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी याद करना चाहो तो बहुत कुछ और भी है याद करने के लिए। तो हमने इसे याद रखा है बाल, GN गिने, T फॉर टकला। मेरा वैसा कोई सेंटिमेंट नहीं है, याद रखना। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे लॉजिक आप भी बना सकते हो, लोगों ने बना रखे हैं, और आप चाहो तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको याद करना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट आपको याद करने हैं, और इसकी जो सेकंड क्लास अब होगी उसमें हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे एनसीईआरटी, और फिर थर्ड क्लास जो होगी उसमें मैं कराऊंगा इसके क्वेश्चन। लेकिन सेकंड क्लास से पहले आप अगर सीरियसली मुझे इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले तो लाइक करना है, क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो, और दूसरा फिर आपको ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट याद करने हैं। ठीक है ना, अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर